नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के बिगड़ते हुए संबंधों की, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ में। दरअसल पिछले कुछ समय से मालदीव के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ जो संबंध बिगड़ रहे हैं, उन्हें सुधारने की दिशा में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिसे ये कहा जाए कि एक प्रभावशाली कदम कहा जा सके। चीन वैसे ही हमारे सिरहाने खड़ा हुआ है और उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी है वो हमारे लिए वैसे ही बहुत बड़ा दुख का कारण है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का मतलब होता है कि भारत को चारों ओर से ऐसे देशों के द्वारा घेरा जाना जो भारत के मित्र राष्ट्र नहीं है। वो स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसीज के अंतर्गत चीन ने सभी राष्ट्रों को अपने पाले में किया है, जिसमें अब भूटान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान। ये पॉलिसी काफी पहले से उसकी एक्टिव है और अब हिंद महासागर में कुछ ऐसे परिवर्तन जो भारत के लिए बहुत चिंता पैदा करने वाले हैं। और ऐसे में विदेश नीति के अंदर भारत ने अपने पड़ोसियों को साधने का, मुझे लगता है कि जो प्रयास किए हैं उसमें वो असफल ही नहीं हुआ है, बल्कि काफी हद तक हमारे प्रयास ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पड़ोसी देश, जो छोटे देश हैं लेकिन छिटक कर हमसे दूर चले गए। इससे पहले कि मैं एक छोटी सी पृष्ठभूमि रखूं, मैं अपने मेहमानों का स्वागत करूंगा। आज हमारे साथ जुड़े हैं राकेश अचल जी, मध्य प्रदेश से। आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ समय के लिए नेहा शुक्ला जुड़ी हैं, वो जस्ट टीवी की असिस्टेंट एडिटर हैं और एंकर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ गुजरात से राजेश ठाकर जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर अनुज जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक। जैन सर। मैं तीन देशों को यहाँ पर चुनना चाहूंगा, खासतौर से भूटान, नेपाल और मालदीव को, कि उनकी एक एक मिनट में छोटी पृष्ठभूमि दूंगा कि कैसे भारत इन देशों को अपने मित्रता के दायरे में साध नहीं पाया। सबसे पहले अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो ये बड़ा खूबसूरत देश है मालदीव। हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि यहाँ पर जाए। एक ऐसा देश जो कि अपने आप में एग्जॉटिक लोकेशन है, लेकिन भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द। करीब करीब 1150 द्वीप हैं, जिसमें 28 के करीब अटॉल हैं। कोई बहुत ज्यादा एरिया नहीं है, मुश्किल से 550 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 5.25 लाख की आबादी है। लेकिन पर कैपिटा इनकम में बहुत अमीर देश है ये। पूरे दक्षिण एशिया के हिसाब से देखा जाए तो करीब $17,500 की पर कैपिटा इनकम है, जबकि भारत की $2,389 है। मैंने मालदीव देखा भी हुआ है और वहां में मुझे जाने का कोशिश अपना हमें मौका मिला था, और बहुत खूबसूरत देश है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये टूरिस्ट का एक हब है। जब से इब्राहिम सालेह, जो कि भारत समर्थित राष्ट्रपति थे, गए और मोहम्मद मोइजू वहां पर आए, जो कि चीन समर्थक माने जाते हैं, वहीं से भारत की परेशानियां शुरू होती हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे कि ये कह सकते हैं कि सबसे पहले उनका सारा जो प्रचार था वो इंडिया आउट शब्द के ऊपर था, और उसके बाद जीतते ही उन्होंने कहा कि भारत की फोर्सेस, जो टुकड़ियां वहां पर हैं, देश छोड़कर चली जाएं। भारत ने बहुत बनाने की कोशिश की। भारत ने अपने सीनियर 2 मिनिस्टर भेजे, तो भी कामयाब नहीं हुए। COP28 दुबई के अंदर मोदी की मुलाकात स्वयं मोइजू हुई, उनसे कहा इस बारे में, लेकिन मोइजू नहीं माने और भारत की टुकड़ियों को वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। और साथ में वापस आते ही उन्होंने भारत के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हाइड्रोग्राफिक एक सर्वे था, प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा, जो इंडिया के पास था, उसे भी रद्द कर दिया, जिससे भारत को एक तरह से ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। और मोदी जी जैसे व्यक्तित्व को, जिनको कहते हैं कि दुनिया में उनकी तूती बोलती है, लेकिन उन्हें मालदीव के सामने झुकना पड़ा। और पूरी की पूरी विदेश मंत्रालय, जयशंकर और मोदी, ऐसा लगता है कि लब सिले हुए हैं। कुछ भी एक शब्द मुंह से नहीं आता मालदीव के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हम दूसरा देश देखें, भूटान, तो यहाँ आपको मैप के अंदर पता लगेगा कि भूटान एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर डोकलाम को लेकर बहुत चिंताएं हैं। उनके पास दो ऐसे एरियाज हैं जिसमें पासमलुंग और जाकमलुंग के जो नॉर्दर्न टेरिटरीज हैं, इस नक्शे में आप देख सकते हैं, जो सर्कल के अंदर नाम भी मैंने दिया है यहाँ पर। तो आपको ज्ञात होगा कि चाइना ने इन टेरिटरीज को ऑक्युपाई किया। हालांकि ये टेरिटरीज दोनों मिलाकर जो
लेफ्ट वाला छोटा सा एक हिस्सा है जो डोकलाम का हिस्सा है, जो भारत की सीमा से थोड़ी सी दूर है, यानी कि हमारी चिकन स्नैक को पूरा कंट्रोल किया जा सकता है, जो सिलीगुड़ी चिकन स्नैक है। ये अब कई दौर की बातचीत के बाद भूटान और चाइना में समझौता हो गया है कि हाँ, चाइना ये दोनों नॉर्दर्न टेरिटरीज जो जाखरलुंग है और पासमलुंग है, इन दोनों को वापस कर देगा भूटान को, और उसके बदले में भूटान उनको डोकलाम दे देगा। भारत के लिए इतनी बड़ी चिंताएं मैंने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन भारत कुछ कर नहीं पा रहा है। एक और प्रॉब्लम इनके साथ हुई थी कि पीछे जब भारत ने राइस एक्सपोर्ट बैन किया था, तो यहां भी एक्सपोर्ट बैन कर दिया। ये सोच समझे कि ये तो एक तरह से हमारे मित्र देश हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, और फिर बाद में भूटान को रिक्वेस्ट करनी पड़ी मोदी जी को, भाई हमारा राइस तो दो, रोटी खाने को नहीं है हमारे पास। ये दिक्कत हो गई थी सारी, तब कहीं जाके उनको राइस एक्सपोर्ट शुरू किया। अगर हम नेपाल को चलते हैं तो नेपाल की परेशानियां बहुत पहले से हैं। ये तब से शुरू होती हैं जब वहां पर नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था, मधेसी की समस्या थी, और भारत मधेसियों को नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अहम जगह दिलवाना चाहता था जो नेपाल देने को तैयार नहीं था। उस पर गतिरोध शायद भारत ने अपने आप बढ़ा दिया, बिना ये सोचे कि नेपाल हमारा कोई प्रदेश नहीं है और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, और उनकी काफी सप्लाई जो एनर्जी सप्लाईज थी और बाकी अनाज की सप्लाई थी, रोक दी थी। वहां पे त्राहिमाम मचा था। हालांकि भारत ने बाद में से इनकार किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन असलियत सब जानते हैं। तो नेपाल के अंदर तब से भारतीयों के प्रति ले देके तलखी बढ़ती चली गई, और बाद में खासतौर से 3 ऐसे क्षेत्र जो कि लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा, यहां पर जो सीमा विवाद पैदा हुआ, उसमें भी काफी ज्यादा तलखियां बढ़ी भारत और नेपाल के बीच में। और खास तौर से जब भारत ने अखंड भारत का नक्शा लगाया पार्लियामेंट में, तो उसके मुकाबले त्रस्त होकर नेपाल ने, आप जानते हैं, अखंड नेपाल का नक्शा भी दिखा दिया, और वो भारत को एक किस्म से जवाब था। और जब प्रचंड आए तो उससे पहले केपी शर्मा ओली थे, वो दोनों ही चाइना के समर्थक माने जाते हैं। और अभी गुरखा रिक्रूटमेंट के अंदर जो अग्निवीर स्कीम आई, इसने नेपाल के जख्मों पर और नमक छिड़क दिया, और वहां की सरकार ने 4 साल के लिए अपने गुरखा भाइयों को आर्मी में भेजने से मना किया। एक हार्ट बंद था, क्योंकि गुरखा लोगों को जो पेंशन मिलती है, सैलरीज मिलती हैं, ये उनका इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा मेन स्टे है। तो नेपाल की नाराजगी वहां से निकल कर आती है, और अब एक रेलवे लाइन बन रही है चीन और नेपाल के बीच में, जो 5 साल तक पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि चीन अपने प्रोजेक्ट बहुत फास्ट पूरा करता है, बिकॉज नेपाल इज लुकिंग एट द एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड सम अदर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम चाइना डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं भारत अपने पड़ोसियों को नाराज करने में एक किस्म से कहा जाए सफल ही हो गया, और मोदी जी की जो पड़ोसियों की नीति थी वो काफी हद तक असफल होती नजर आई, और हमारे लिए परेशानियां बढ़ गई। नेहा जी, आप बहुत शॉर्ट समय के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी लेता हूं कि छोटे छोटे देश भूटान, नेपाल, मालदीव भारत को उसकी जगह दिखा रहे हैं। शायद हमारी गलती ये हो गई कि हम वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग वी आर टू बिग इन द साउथ एशिया, और हम बिग ब्रदर हैं, और वो बिग ब्रदर की जो एक मानसिकता थी, इसने हमें जो नुकसान पहुंचाया है, शायद हम कई दशकों तक उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। नेहा शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और यहाँ पे जितने भी मौजूद वरिष्ठ लोग हैं उनको मेरा नमन। सर, बड़ा देश हो या छोटा देश हो, विदेश नीति को अगर मैं समझूं, हम सिर्फ अटैकिंग स्टेटमेंट के लिए अब जाने जाते हैं, और जो हमारी स्ट्रेटजीज रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आ रहा है, उस अटैकिंग स्टेटमेंट्स के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, उस पे किसी का ध्यान, शायद क्योंकि मीडिया इसको दिखाता ही नहीं है, इसलिए जो भारत के लोग हैं उनका ध्यान नहीं जाता कि आप जिस अटैकिंग स्टेटमेंट पे खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उसका असर क्या हो रहा है। क्या वो देश वाकई में आपसे डर रहे हैं और उसके बाद कोई फैसला ले रहे हैं जो कि आपके हित में आ रहा है। नेपाल जैसा देश हो, मालदीव जैसा देश हो, भूटान जैसा देश हो, जहां से जो हमारी सीमाएं हैं, बिल्कुल ऐसे पारिवारिक संबंध भी कह सकते हैं, उसके बावजूद भूटान जैसा देश, वहां के प्रधानमंत्री कह देते हैं कि ये तो ट्रायंगल टॉक से डिस्कस होगा। ये सिर्फ भूटान और भारत के बीच डोकलाम वो जो है बॉर्डर की जो बात है वो डिस्कस नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद हमारे जो मिनिस्टर हैं, उनकी क्या स्टेटमेंट आती है, जहां पर भी कोई भी एम्बैरेसमेंट है, उस एम्बैरेसमेंट को मीडिया में या तो दिखाया नहीं जाता, या फिर जो सफाई आनी चाहिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, वो नहीं आती। आप देखिए अमेरिका से हमारे रिलेशंस कैसे हैं, आप देखिए कनाडा से हमारे रिलेशंस कैसे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट,
बहुत लंबी-चौड़ी बातें होती रही हैं, लेकिन आज की डेट में 9 साल हो गए हैं, किस देश के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हो सका है सर? मैं तो यही वेट कर रही हूँ कि किस और अगर जहाँ पे ट्रेड हो भी रहा है, तो किस कीमत पे हो रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बॉस कह दिया जाता है और आपके लिए तालियाँ वहाँ पे ऑडिटोरियम में ज़्यादा संख्या में जो आरएसएस के लोग बुला लिए जाते हैं और उस तालियों के रिज़ल्ट में इतना भारी भरकम मीडिया प्रोपेगेंडा रचने के बाद जो रिज़ल्ट आना चाहिए, जो वाक़ई में भारत को विश्व गुरु बनाए, व वैसा तो कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। मोइज़ू का तो नारा ही था इंडिया आउट, आपने कहा भी अपनी प्रस्तावना में और वो इंडिया आउट कर भी रहे हैं। यही विश्व गुरु जब उनसे कॉप 28 में मिलते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ संभावनाएँ होंगी, हो सकता है कि मोइज़ू मान जाए। लेकिन जब वो आते हैं इन्होंने ज कैसे हाइड्रोग्राफिक जो एक समझौता है बहुत ही इम्पोर्टेंट देखा जाए तो चीन के खतरे के भाँपते हुए उसके बावजूद जो है भारत को स्नब कर दिया उन्होंने। लेकिन भारत की तरफ से कोई जो है क्लैरिफ़िकेशन या जो है सफाई नहीं आई। बागची बहुत ही सधी-सी स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन हमारे माननीय विदेश मंत्री तो नहीं दे रहे हैं स्टेटमेंट। सिमिलरली आप मालदीव, भूटान, नेपाल उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि अगर मध्य पूर्व में भी अगर मैं जाऊँ, तो मुझे लगता नहीं है कि चीन से जब आपकी बराबरी की जाती है, तो आप बहुत पीछे पहले तो फिर भी मुझे लगता है कि आप एक समानांतर स्थिति में नज़र आते थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। चलिए अच्छी बात है कि ओमान के सुल्तान आए हैं और वहाँ ऐसा है कि चलिए बंदरगाहों का लेकिन मुझे लगता है कि सर ये जितनी भी स्ट्रैटेजी है ना, जब मित्रता बीच में आ जाती है, तो उतनी ज़्यादा उनको भी पता है कि ये स बिज़नेस जो है वो दिस इज़ नॉट फॉर नेशन। उन राष्ट्राध्यक्षों को भी पता है कि भारत में ये जो मौजूदा सरकार है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस के लिए है और बिज़नेस भी चुनिंदा कारोबारियों के लिए अरबपतियों के लिए है, देश हित के लिए नहीं है। तो यही मौज़ू कर रहे हैं, यही नेपाल के जो है प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और आप बांग्लादेश भी चले जाइए, बांग्लादेश भी तो हमें मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश हमारे नतमस्तक हो रहा है और हमें वहाँ पे भी शेख हसीना इन तमाम देशों ने भारत को टाइम टू टाइम स्नब किया है। बेशक चीन का खतरा वो समझ रहे हैं, लेकिन उस खतरे के बावजूद इस मौके का फ़ायदा उठा पाने में भारत असफल रहा है सर। चीन चीन के कर्ज़े को वो समझ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है मुसीबत आने वाली है। इसके बावजूद भारत ने किस तरह से जो है अपनी वहाँ पर कूटनीति का इस्तेमाल किया कि भारत इसका अवसर उठा पाता। अपने जो पड़ोसी देश हैं, जो उसके चीन की जो स्थिति है उससे बहुत मजबूत बनाते, इसके बावजूद आप उस सुअवसर का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ़ स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको मजबूत नहीं बनाती हैं। बल्कि आपके जो फैसले हैं, उसका जो परिणाम है, वो आपको मजबूत बनाते हैं। मुझे लगता है अनिल सर कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए। तो आज की डेट में सर मुझे लगता है हमारी जो विदेश नीति हो, चाहे वो दुनिया के बड़े देश हों, चाहे वो तमाम छोटे-छोटे जो हमारे पड़ोसी देश हों, हम विदेश नीति के मामले में मुझे लगता है पहले जितने मजबूत थे, अब उतने शायद ही रहे हैं। हम म्यांमार को कैसे भूल सकते हैं सर? म्यांमार में जो परिस्थितियाँ हैं हमारे सभी पड़ोसी देशों में चीन की जो पैठ है पहले से काफ़ी मजबूत हुई है और भारत वहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा है। इसके बावजूद सिर्फ़ दवाइयाँ और आप जैसा आपने ही कहा कि आपने चावल का निर्यात भी बंद कर दिया, आपने दवाइयों का भी जो है सप्लाई बंद कर दिया। आप किस होता है ना दूरदर्शिता से ये सब फैसले लेते हैं? आपको लगता नहीं कि वहाँ के जो लोग नाराज़ हो रहे हैं, भारतीयों के प्रति जो नाराज़गी नेपाल में देखने को मिल रही थी, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी का फ़ायदा वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो उठाते हैं। मालदीव जैसे छोटे देश में इंडिया आउट जैसा नारा लगा रहा है और वो राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। इसी तरह से मुझे लगता है कि जो एक नाराज़गी जो इज़राइल और गज़ा और हमास को लेकर जो फिलिस्तीनियों को लेकर जो भारत की एक कन्फ्यूज़ सी पॉलिसी दिख रही है। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आप वहाँ पर भी कमज़ोर हो, आप मध्य पूर्व में भी कमज़ोर हो रहे हैं, आप अपने पड़ोसी मुल्कों में भी कमज़ोर हो रहे हैं, आपको अमेरिका भी स्नब कर रहा है, आपको वो जो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे भी आपकी स्नबिंग हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी दूरदर्शिता की कमी की वजह से भारत की जो एक सेक्युलर इमेज थी, उसको एक बड़ा झटका लगा है और इसी इसी कोशिशों की वजह से मुझे लगता है कि भारत का एक नेगेटिव जो है इमेज है वो इन अदर नेशंस में जहाँ पर पहले भारत को एक बहुत ही सेकुलर
और एक बड़े भाई की तरह देखा जाता था। तो वो बड़ा भाई जो है, अब शायद लोग जो है उसको एक ह्यूमन एंगल से भी कह सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि भारत एक बड़ा भाई है, ह्यूमन एंगल से जो भी है ये धर्म और इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता। वो मानव मूल्यों को ज़्यादा जो है वो करता है। लेकिन भारत के ये मानव मूल्यों वाली जो इमेज है, जो छवि है, उसको बहुत बड़ा आघात लगा है और इसका नुकसान जो है और सब कुछ पॉलिटिक्स से डोमिनेट करता है। जी। और इन सब चीज़ों का जी। जी, नहीं, आपने सही कहा बिल्कुल। मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ आपको, बहुत महत्वपूर्ण खबर है मेरे पास, इसके ऊपर कल पूरा एपिसोड आ रहा है, मैंने बना लिया एपिसोड वो। पाकिस्तान के रक्षा चीफ जनरल असीम मुनीर अमेरिका की लंबी यात्रा के बाद अब वापस आए हैं। वो पाकिस्तान जो अपने कश्मीर को आजाद कश्मीर बोलता है और भारत अपने कश्मीर को जम्मू कश्मीर बोलता है। पिछली अक्टूबर की बात है जब डोनाल्ड ब्लूम मुजफ्फराबाद गए थे एलमनाई मीट में, और तब उन्होंने पहली बार पाकिस्तान, अपना अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान के प्रति चेंज किया था, और वो हमेशा उसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहते थे और इंडिया के कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहते थे। पहली बार अमेरिका ने पॉलिसी में चेंज करते उसे आजाद कश्मीर बुलाना शुरू किया। फिर जब डोनाल्ड ब्लूम, उनके जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, जब वो गिलगिट जाते हैं सेकंड टाइम, तो भारत उस पर रोष व्यक्त करता है। तो भारत के अंदर जब गारसेटी जो इंडिया अमेरिका के एम्बेसडर हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, तो भारत के पत्रकारों ने पूछा कि पाकिस्तान में आपके एम्बेसडर गिलगिट बाल्टिस्तान जाते हैं क्यों? तो गारसेटी कहते हैं हमारा G20 का प्रतिनिधिमंडल भी तो आपके कश्मीर गया था अभी श्रीनगर में। तो बोलता है तो कश्मीर तो हमारा है। कहता वो भी तो यही कहते हैं कश्मीर हमारा है। उसके ऊपर भारत के पत्रकार चुप हो गए। असीम मुनीर के लिए जो आर्मी चीफ है, अमेरिका ने रेड कार्पेट खोला है। हर जगह रेड कार्पेट है। एक आर्मी का चीफ का मुलाकात किससे होती है आप सोचिए? डिफेंस मिनिस्टर से, लॉयड ऑस्टिन से। फिर मुलाकात होती है विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से। फिर मुलाकात होती है यूएनओ के चीफ एंटोनियो गुटरेस से, और बाकी जो इंटेलिजेंस के चीफ है वहां पर, खासतौर से अमेरिका के, उनसे मुलाकात होती है। क्या ये शख्स इतने बड़े थे? नहीं, ये शख्स इतने बड़े नहीं थे। ही वॉज जस्ट ए आर्मी चीफ, और इनकी मुलाकात वहां के डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय और इंटेलिजेंस के चीफ से होने का मतलब है ये संदेश भारत को है कि मेरी जो इक्वेशन पाकिस्तान के साथ है उसको अंडरमाइन मत कीजिए आप। दैट्स हाउ अमेरिका इज गिविंग सिग्नल्स टू इंडिया दैट आई रेस्पेक्ट पाकिस्तान मोर। और जब एक बार इंडिया ने ऑब्जेक्शन लिया, अभी भी लिया इंडियन ऑब्जेक्शन इसकी मुनीर की यात्रा के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि शायद आप हमारे स्ट्रेटेजिक संबंधों को जो पाकिस्तान के साथ में है, बिकॉज पाकिस्तान इज ए गेटवे टू द अफगानिस्तान एंड द सेंट्रल एशिया, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। प्लीज डू नॉट कंपेयर द टू रिलेशनशिप, माइन विद द पाकिस्तान एंड माइन विद यू, कीप इट सेपरेट। एक 2 मिनट की इसकी टिप्पणी लूंगा आपसे नेहा जी, असीम मुनीर की विजिट के ऊपर। मैंने बैकग्राउंड भी दे दिया आपको। जी, बिल्कुल। अमेरिका में तो कह ही सकते हैं कि जब से ये कनाडा वाला एपिसोड हुआ था और उसके बाद पूरी दुनिया को ये पता चल गया था कि कनाडा जो है बिना अपने जो पड़ोसी कह सकते हैं बड़े भाइयों के इस तरह की बात कर ही नहीं सकता है। जस्टिन ट्रूडो कर ही नहीं सकता ऐसी बातें, और वो धीरे-धीरे सामने आ भी गया सर, और सबूतों के साथ आ गया। जिस तरह से अमेरिका ने इसको सार्वजनिक कर दिया, मीडिया में दे दिया कि आपके जो अधिकारी हैं और आपका ही एक भारतीय नागरिक जो है वो पन्नू की हत्या के प्लॉट करता हुआ पकड़ा गया है। और तो ये सब चीजें पहले से ही तय थी और अब सामने भी आ गई हैं। इंडिया जिस तरीके से मुझे लगता है कि समय से पहले ही उस फल को तोड़कर खाने की कोशिश करना चाह रहा था, तो अमेरिका और जो पश्चिमी देश है वो कभी नहीं चाहेंगे सर। पश्चिमी देश कभी नहीं सिर्फ और सिर्फ भारत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और भारत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो है वो एक विकल्प नहीं बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस परिपक्वता की भारत से उम्मीद की जा रही थी, वो परिपक्वता तो सामने ही नहीं आई। तो आप पश्चिमी मुल्कों को, तो वैसे भी पश्चिमी मुल्कों को ये लगता है कि जैसा कि सब कहते ही हैं कि हमारी समस्या ही पूरी दुनिया की समस्या है। पश्चिमी मुल्क कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया में कभी कोई जो है बड़ा पावर सेंटर उभरे। और यही बात है कि चाइना जैसे देश को हम नहीं कह सकते कि क्योंकि वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। लेकिन भारत से जो उम्मीद थी, भारत ने खुद ही जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। भारत ने चाइना को कॉपी करने की कोशिश की, ना कि जो उसकी पहले से एक इमेज थी
लोकतांत्रिक देश और जहाँ पर मानव मूल्यों का संरक्षण भी होता था। तो वो सारी जो सिम्पैथी और जो सारे गुण जिसके लिए भारत को आदर मिलता था, सम्मान मिलता था और इन्हीं सब चीज़ों से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो होता है सर, इस पे भी एक बहुत बड़ा जो है जी, फ़र्क पड़ा है। जी, जी, और आप जो आप पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं, अमेरिका मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान का साथ छोड़ा था। अमेरिका कभी जो है पाकिस्तान का साथ छोड़ ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ जो है भारत को मुझे नहीं लगता कि मुगालता पालना भी चाहिए था कि अमेरिका ने इसके साथ आकर पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। जिस तरह जी, से अमेरिका अपने राष्ट्र हितों को देखता है, वैसे भारत को भी अपने राष्ट्र हितों को देखते हुए ही अमेरिका से दोस्ती ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और साथ ही साथ जो रूस है और जो है सामंजस्य जिस तरह से क्योंकि हम अपना पड़ोसी तो बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल जी। सही कहा।